आज मुझे वो दिन याद है जब मुझे लगा था कि शायद किस्मत ने मुझ पर रहम किया है। लेकिन उस दिन किस्मत ने जो खेल खेला वो मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। मेरा नाम मीरा है और यह कहानी उस औरत की है जो बार बार टूटी, बार बिखरी, लेकिन आखिर में खुद को फिर से जोड़ लिया। उस सुबह जब मैं रसोई में काम कर रही थी तभी विराज पीछे से आए। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कानों के पास आकर बोले, मीरा, आज हम बाहर घूमने जाएंगे। पूरा दिन और शाम को रुकेंगे भी, तैयार रहना। यह सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुकसा गया, क्योंकि शादी के इन महीनों में विराज ने कभी मुझे इतना प्यार नहीं दिखाया था। मेरे मन में खुशी की एक लहर उठी। मैंने जल्दी ये सारे काम निपटाए। काम खत्म करके जब मैं आईने के सामने खड़ी हुई तो अचानक फोन बजा। विराज का संदेश था, थोड़ा अच्छे से तैयार होना। बिस्तर के पास एक थैला रखा है, उसमें साड़ी है, पहन लेना। मैंने दौड़कर थैला उठाया तो उसमें एक हरे रंग की साड़ी थी जिस पर सुनहरी कलाकारी थी। इतनी सुंदर साड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह पहला तोहफा था विराज का। मैंने बड़े जतन से वो साड़ी पहनी। मैचिंग झुमके, चूड़ियाँ और आंखों में काजल, बालों को संवार कर जूड़ा बनाया। जब मैं तैयार होकर आईने में देख रही थी तभी विराज कमरे में आए। बोले, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, चलो देर हो रही है। फिर हम निकल पड़े। पूरे शहर में घूमे। दोपहर से शाम हो गई। शाम ढले वो मुझे एक होटल की तरफ ले गए। होटल का नाम था रॉयल गार्डन। बड़ी चमकदार लॉबी, सुंदर फूल, शांत माहौल। हमारे लिए कमर नंबर 205 बुक था। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पांव वही ठिठक गए। कमरे में बैठा था वरुण, मेरा पुराना परिचित, वही वरुण जिसने कॉलेज में मुझे धोखा दिया था। मैं हैरान होकर पीछे मुड़ी तो विराज बोले, साहब, जो आपने मांगा था वो ले आया। अब मेरे काम का ख्याल रखिएगा। मेरा दिल बैठ गया। विराज, तुम कहाँ जा रहे हो? यह यहाँ क्यों है? विराज ने बस इतना कहा, यह सवाल इनसे पूछ लो, और दरवाजा बंद कर चले गए। मैंने दरवाजे को थपथपाया, आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी वरुण बोला, मीरा, दरवाजा पीटने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पति ने तुम्हें अपने बॉस के हाथों सौंप दिया है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह तुम क्या कह रहे हो? वही जो सच है। तुमने ऐसा पति चुना जो अपनी पदोन्नति के लिए तुम्हें यहाँ ले आया। उसकी बातें लेवे चारों ओर घूमने लगी। आंखें भर आईं, दम घुटने लगा। लेकिन तभी वरुण ने कुछ और कहा जिसने मुझे सोचने कर मजबूर कर दिया। आज मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन इस दरवाजे से जो निकलो जी, वो नीरा नहीं रहेगी। उसने एक जहरीली हंसी के साथ कमरे से बाहर का रास्ता लिया और मैं वहीं बैठी रो रही थी। रात भर मैं उस कमरे में बंद रही। न कोई अपना था, न कोई सहारा। लेकिन सुबह होने से पहले मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने खिड़की से झांका। होटल की पिछली गली दिखी। धीरे धीरे सांस रोककर मैं खिड़की से उतर गई। पैर कांप रहे थे, लेकिन मन में एक ही बात थी, यहाँ से निकलना है। मैं उस गली से भागती रही। पास में न पैसे थे, न कोई पहचानी जगह, बस भागती रही। थक कर आखिर मैं एक मंदिर के सामने रुकी। वहाँ सीढ़ियों पर बैठकर मैं रोने लगी। तभी एक परिचित आवाज आई, मीरा। मैंने ऊपर देखा। यह सुधा आंटी थी, मेरी बचपन की सहेली कोमल की माँ, जो हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह मानती थी। मैं उठकर उनसे लिपट गई। सब कुछ बताने की ताकत नहीं थी, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। आंटी मुझे अपने घर ले गई। बेटी, तू बता, क्या हुआ? मैंने सोचा अगर सब बता दिया तो शायद वो भी मुझे दोष दें, इसलिए मैंने बस इतना कहा, आंटी, मिराज ने मुझे छोड़ दिया। घर में कई बार अपमान हुआ। मायके में भी कोई नहीं है अपना। अब कहाँ जाऊँ? आंटी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, तू कहीं नहीं जाएगी, मैं हूं ना। कभी कमरे में एक युवक आया। उसे देखते ही मेरा दिल एक पल को घबराया। यह वही था जिसने मुझे बेहोश करके यहाँ पहुँचाया था। मैंने घबराकर पूछा, यह कौन है? आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा बेटा है ध्रुव। कुछ महीने पहले ही लौटा है। मैं बीमार थी, इसे मेरी बहुत फिक्र थी।
जब इसने तुझे सड़क पर भटकते देखा तो लेकर आना चाहता था, लेकिन तू तैयार नहीं थी, इसलिए। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, माफ करें, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने उससे एक सवाल पूछा जो मन में था, आपके तलाक की बात कैसे पता चली? ध्रुव ने बताया, जब आप बेहोश थी तो आपके फोन पर विराज का कॉल आया। मैंने उठाया लेकिन कुछ बोला नहीं। वो खुद ही तलाक की बात करते रहे और फोन काट दिया। सुनकर मेरी आंखें फिर से भर आईं। यही है मेरी किस्मत, आंटी ने कहा। बेटी आराम कर। ध्रुव, चल बाहर चलते हैं। वो दोनों कमरे से निकल गए। मैं अकेली बैठी सोचती रही, यह ध्रुव कौन है? आंटी ने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं बताया? उस रात मैं सोने की तैयारी कर रही थी। अचानक महसूस हुआ कमरे में कोई है। मैंने बत्ती जलाई तो देखा ध्रुव दरवाजे पर खड़ा था। माफ करें, मैं अंदर नहीं आया, बस दरवाजे पर था। क्या आप ठीक हैं? जी, मैंने कहा। आपका नाम मीरा है ना? माँ ने बहुत बताया है आपके बारे में। हाँ, और आपका नाम ध्रुव है, ये तो आंटी ने बताया। उसने कहा। जी, पढ़ाई पूरी हो गई है, अब नौकरी मिल गई है विदेश में, लेकिन माँ से मिलने आया हूँ। कुछ दिन यहाँ रहना चाहता था। मैंने पूछा, आपको माँ की बहुत याद आती है? हाँ, उन्हें बुलाता रहा लेकिन वो कभी नहीं आई। पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ा अजीब लगा। आपके पिताजी के बारे में कुछ पता है? ध्रुव की आंखें बदल गईं। नहीं, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। प्लीज इस बारे में मत पूछिए। सॉरी, मैंने धीमे से कहा। इट्स ओके, आप आराम करें। वो चला गया। अगली सुबह जब मैं उठी तो कुरियर वाला आया। दरवाजे पर एक लिफाफा था। खोला तो तलाक के कागज थे। मेरे हाथ कांपने लगे। 1 साल का रिश्ता एक पल में खत्म। क्या मैं माफ करके एक और मौका मांगूं? लेकिन मन ने कहा, जो इंसान अपने फायदे के लिए किसी को इस तरह सौंप सकता है, उसे माफ नहीं करना चाहिए। आंटी ने भी समझाया। वो विराज के चरित्र के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। मैंने एक झटके में कागजों पर दस्तखत कर दिए। 1 साल का रिश्ता खत्म हो गया। हालांकि विराज जानता था कि मेरे पास जाने की जगह नहीं थी। उसने शादी के बाद कई बार कहा था कि मैं आंटी से न मिलूं, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। आज वही आंटी ही मेरी एकमात्र सहारा थी। उस दोपहर आंटी ने मुझे गले से लगाया। उनकी आंखों ने मेरे लिए बेहद गहरी ममता थी। तभी उन्होंने एक बात कही जो मुझे चौंका गई। मीरा बेटी, मैं चाहती हूँ कि तू ध्रुव से शादी कर ले। मैं हैरान रह गई। आंटी, इतनी जल्दी? बस 5 दिन की जान पहचान में भला कोई ऐसे फैसला करता है? और ध्रुव इतना पढ़ा लिखा लड़का, वो एक तलाकशुदा से शादी क्यों करेगा? आंटी बोली, ध्रुव तैयार है। मैंने पूछा, वो खुद राजी है? हाँ, लेकिन उसे विदेश जल्दी जाना है, इसलिए जल्दी फैसला करना होगा। आंटी उठकर रसोई की तरफ चली गई। मेरे मन में तूफान उठने लगा। जो कुछ बीती रात हुआ वो मैंने किसी को नहीं बताया, मगर ध्रुव को सब पता चले तो शायद वो मना कर दे। लेकिन शादी से पहले उसे सब जानना चाहिए। यही सोचकर उस रात जब सब सो गए, मैं ध्रुव के कमरे के दरवाजे पर गई। हल्की सी दस्तक दी। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। आइए बैठिए। क्या बात है? आप सच में शादी के लिए तैयार हैं? हाँ। मैंने एक लंबी सांस ली और फिर सब कुछ बता दिया। होटल की रात, विराज की धोखाधड़ी, वरुण का पुराना किरदार, सब कुछ। बात करते करते आंसू बहने लगे। मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी इस सब की नजर से बर्बाद हो। अगर आप माँ के कहने पर राजी हुए हैं तो मैं यह रिश्ता नहीं बनाऊंगी। इतना कहकर मैं जाने लगी। तभी पीछे से इसने आवाज की, मीरा। मैंने पलट कर देखा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन 1 महीने से पहले नहीं। मैं आपको और जानना चाहता हूँ। शादी बहुत बड़ा फैसला है। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह जब आंटी को पता चला कि 1 महीना लगेगा तो उन्होंने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। शाम तक उन्होंने खाना नहीं खाया, दरवाजा बंद रखा। ध्रुव भी चुप रहा। मैं भी अपने कमरे में सिमट गई। एक गिलास पानी पीकर लेट गई। नींद नहीं आई। आंखें खुली थीं और मन में बस एक सवाल था, क्या यह जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ध्रुव था।
आइए अंदर। वो कमरे में आया और पूछने लगा, एक बात जानना था, इतना सब होने के बाद भी आप इतनी शांत कैसे रहती हैं? मैंने अपनी कुर्ती की आस्तीन ऊपर की, कोहनी तक। उसने मेरे हाथों को देखा और उसकी आंखें ठहर गईं। पुराने जले के निशान थे। यह कैसे हुआ? मैंने एक गहरी सांस ली। बैठिए, बताती हूँ। जब मैं पैदा हुई तब माँ नहीं रही। एक पूर्णिमा की रात देरी हुई और माँ मुझे जन्म देते हुए चली गई। पिताजी माँ से बहुत प्यार करते थे। उन्हें लगा मेरी वजह से माँ गई। कुछ समय बाद उनकी दूसरी शादी हुई। फिर वो फौज में चले गए। मैं धीरे धीरे बड़ी हुई। जब तक दादाजी थे, सौतेली माँ कुछ नहीं कर पाती थी। जब दादाजी चले गए तब सब बदल गया। 8वीं कक्षा से उन्होंने अत्याचार शुरू किया। कोई गलती हो तो सजा ले गर्म चीज हाथ पर दबा देती थी। मैं चीखती, लेकिन वो नहीं सुनती थी। ध्रुव के चेहरे पर दर्द उभर आया। इन जले के निशानों की वजह से कई बार बुखार हो जाता था। पिताजी से बात करने की हिम्मत नहीं थी। बस भगवान से पूछती रहती थी कि मेरा कसूर क्या है। फिर कॉलेज आया। वहाँ वरुण मिला। उसने दोस्ती को प्यार बताया, लेकिन उसने भी धोखा दिया। फिर विराट से शादी हुई और उसने भी। मेरी आवाज रुक गई। आंसू फिर आ गए। ध्रुव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। फिर उसने कहा, मीरा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अभी, आज रात। वो माँ के कमरे में गया। माँ, कल शादी करनी है। आंटी जो नाराज थी वो झट से उठ गई। उनके चेहरे पर खुशी की लहर आई। बेटा, रात हो गई है। पंडित जी सुबह आएंगे। पल करवाती हूँ। मैं कभी असमंजस में थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और किसी अजीब वजह से मन में एक छोटी सी उम्मीद भी थी। अगली सुबह शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आंटी ने पंडित जी को बुलाया। पड़ोस की कुछ महिलाएं लाईं। घर में हल्दी और फूलों की खुशबू थी। मैंने एक साधारण सी साड़ी पहनी, लेकिन आंटी ने मेरे बालों में फूल सजाए, माँ की तरह। कुछ ही देर में ध्रुव और मैं एक दूसरे के सामने बैठे थे। मंत्रों की आवाज थी। आंटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। जब शादी हुई तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या महसूस करूं। घर लौटने की रात मैं अपने कमरे में आ गई। आंटी ध्रुव का कमरा सजाने लगी, लेकिन तभी ध्रुव बिना बताए कहीं चला गया। आंटी को पता नहीं था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। आंटी बेचैन होने लगी। दोपहर हो गई, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। ध्रुव का कोई अता पता नहीं। आंटी तड़पने लगी। मैंने उन्हें बैठाया, पानी पिलाया। आंटी, वो आ जाएंगे, घबराइए मत। रात के 12 बजे ध्रुव घर लौटा। आंटी ने उसे लौटा। वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में आया। मैं वहाँ बैठी थी। उसने सोफे पर एक तकिया और चादर रखी। मुझसे कहा, मीरा, हम पति पत्नी हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अभी बहुत कुछ है। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बनेगी तब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो सोफे पर लेट गया। मैं बिस्तर पर लेटी रही। आंखें खुली थीं, लेकिन पहली बार किसी के शब्दों ने डराया नहीं। एक अजीब सी शांति थी। तभी मेरे मन में एक सवाल उठा, आंटी को वरुण के बारे में इतना सच कैसे पता था? और यह बात कि उसने किसी औरत को पैसे दिए ताकि मेरी शादी विराट से हो जाए, यह बात आंटी को किसने बताई? कुछ तो था जो मुझसे छुपाया गया था। यही सोचते सोचते नींद आ गई। अगली सुबह मैं उठकर आंटी के कमरे की तरफ गई। दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। आंटी रोज सुबह 4 बजे उठती थी। आज क्या हुआ? मैंने ध्रुव को बुलाया। उसने भी कई बार दस्तक दी, आवाज नहीं आई। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसने कंधे से दरवाजा ढकेला। दरवाजा खुल गया और जो दिखा वह वहीं खड़ी रह गई, आंटी का शरीर। ध्रुव चीख पड़ा। वो दौड़कर अंदर गया। हम दोनों ने मिलकर उन्हें उतारा। उनका शरीर ठंडा था। बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव फूट फूट कर रोया। मैं भी रोई। वो आंटी जो मुझे हमेशा बेटी कहती थी, वो चली गई थी। उस दिन के बाद ध्रुव बदल गया। पहले कम बोलता था, अब और भी चुप हो गया।
उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। बचपन में पिता बिछड़े थे, अब माँ भी नहीं रही। कुछ दिन बाद उसने कहा, मीरा, यहाँ रहना मुश्किल है। माँ की यादें इस घर में हर तरफ हैं। मैं तुम्हें लेकर विदेश जाना चाहता हूँ। मेरा मन नहीं था, अपनी मातृभूमि छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन ध्रुव का दर्द देखकर मैं मना नहीं कर पाई। जाने से पहले मैंने आंटी की एक पुरानी एल्बम और उनकी डायरी उठाई। यह डायरी आंटी ने कभी किसी को नहीं दिखाई थी, मुझे छूने तक नहीं देती थी, लेकिन आज वो नहीं थी। शायद विदेश में किसी दिन इसे पढ़ूंगी, यही सोचकर मैंने साथ ले लिया। फिर हम विदेश चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद ध्रुव अपनी नौकरी पर लग गया। एक छोटा सा अपार्टमेंट था हमारा। सुबह वो जाता, शाम को लौटता, थका हुआ आता, खाना खाता, सो जाता। यही रूटीन बन गया था। कई बार रात को उसे रोते सुना। मन होता कि पास जाऊं, कुछ कहूं, लेकिन कहने के लिए शब्द नहीं थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। हम एक ही छत के नीचे थे, लेकिन दो अलग अलग दुनियाओं ने। एक शुक्रवार की बात है, छुट्टी का दिन था। ध्रुव नाश्ता करके सोफे पर बैठा था। उसकी नज़र उस पुरानी एल्बम पर पड़ी। उसने टीवी बंद किया, धीरे धीरे एल्बम खोली। माँ की पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर देखकर वो रुक गया। उसने वो तस्वीर सीने से लगाई, आंखें भर आईं। मैं कमरे के दरवाजे से यह सब देख रही थी। मैं धीरे से उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा और अचानक मुझे गले से लगा लिया। बहुत देर तक रोया। मैंने उसे नहीं रोका। कभी कभी रोना जरूरी होता है। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। हम एक दूसरे से बात करने लगे, छोटी छोटी बातें, शाम की चाय, खिड़की से बाहर देखना। धीरे धीरे एक अजीब सा नाता बनने लगा। एक रात वह बैठकर फोन पर कुछ पढ़ रहा था। मैंने पूछा, अभी तक नींद नहीं आई? बस एक कहानी पढ़ रहा था। कहानियाँ पसंद हैं आपको? हाँ, मुझे भी। अच्छा, हाँ, लेकिन अब फोन रखिए, सोते हैं। वो हंस दिया। पहली बार उसे हंसते देखा। छोटी सी हंसी थी, लेकिन मेरे मन में कुछ हिल गया। एक सुबह उठकर मैंने आंटी की डायरी खोली। पहले पन्ने से पढ़ने लगी। डायरी पढ़ते पढ़ते आंखें नम हो गईं। जब ध्रुव सिर्फ 1 महीने का था, तब आंटी के साथ बड़ा अन्याय हुआ था। एक अंधेरी रात को किसी ने उनकी जिंदगी तहस नहस कर दी थी। उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया। छोटे से ध्रुव को उनकी मां ने संभाला। आंटी को उपचार के लिए एक आश्रम में रहना पड़ा। महीनों बाद जब वो थोड़ा ठीक हुई, तब घर लौटी, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरा। डायरी में एक नाम था, वरुण के पिता का नाम। और एक बात जो मुझे अंदर तक हिला गई। वरुण, वही वरुण जिसने मुझे धोखा दिया था, जिसने मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की। वो उन्हीं के परिवार से जुड़ा था। जब आंटी ने मुझे और वरुण को एक साथ देखा था, तो उन्हें पुरानी पीढ़ा याद आ गई। उन्हें डर लग गया कि इतिहास दोहरा रहा है। यही डर उन्हें तोड़ता रहा। उन्होंने सोचा शायद वो मुझे बचा नहीं सकती। इसी दर्द ने उन्हें इस कदर तोड़ा कि वो चली गई। डायरी बंद करके मैंने उसे सीने से लगाया, आंखें बंद कर ली। आंटी, काश आपने मुझे बताया होता, हम मिलकर मरते। तुम अकेली नहीं थी। तभी ध्रुव कमरे में आया। मीरा, इतनी सुबह क्या हुआ? आंखें लाल क्यों हैं? मैंने उसे डायरी के बारे में बताया, सब कुछ। वो चुपचाप सुनता रहा। जब मैंने बताया कि माँ के साथ क्या हुआ था, तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो रोया नहीं। लंबी सांस लेकर उसने कहा, माँ ने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब हमें उनकी यादों को संजोकर आगे बढ़ना है। लेकिन उनसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी जो जख्मों पर मरहम की तरह लगी। उस दिन के बाद हम सच में एक दूसरे के करीब आए। ध्रुव ने कुछ समय बाद कहा, मीरा, तुम्हें यहाँ रोज घर में बंद नहीं रहना चाहिए। कुछ काम ढूंढो जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने सोचा काश में एक स्कूल था, वह हिंदी बोलने वाले बच्चों को भाषा सिखाने की जरूरत थी। मैं गई। उन्होंने स्वीकार कर लिया। छोटे छोटे बच्चे, उनकी बड़ी बड़ी आँखें, उनके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहली बार जिंदगी में कुछ अपना लग रहा था। एक दिन एक छोटी लड़की ने पूछा, मैम आप उदास क्यों दिखती हैं? मैं हंस पड़ी। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, आज से बिल्कुल ठीक। धीरे धीरे अतीत की परछाई हल्की होती गई।
विराज और वरुण की यादें धुंधली पड़ने लगी। ध्रुव ने कभी उनका जिक्र नहीं किया, कभी सवाल नहीं पूछा, बस हर कदम पर साथ खड़ा रहा। एक शाम हम अपने छोटे से अपार्टमेंट की बालकनी पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी था। ध्रुव चुप था, मैं भी। तभी उसने कहा, मीरा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम एक बार फिर शादी करें, अपनी मर्जी से, खुशी से। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक साफ सच्चाई थी। हम तो पहले से पति पत्नी हैं, हाँ, लेकिन उस दिन तुम मजबूर थी। इस बार मैं चाहता हूँ कि यह फैसला तुम्हारा हो। पूरे दिल से मैंने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उसमें पूरी जिंदगी थी। हमने एक छोटा सा समारोह किया, कुछ दोस्त, कुछ पड़ोसी, ढेर सारी खुशी। मैंने एक सादी सी साड़ी पहनी, ध्रुव ने माथे पर सिंदूर लगाया। उस पल मुझे लगा जैसे जिंदगी ने पहली बार मुझे गले लगाया हो। वो तकलीफें, वो रातें, वो आंसू, सब कुछ इसी एक पल के लिए था। कुछ साल बाद हमारे घर में एक बच्ची आई। हमने उसका नाम रखा किरण, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण थी। उसे देखकर मुझे अपनी माँ की याद आती थी, वो माँ जिसे मैंने देखा नहीं था, लेकिन जिसे मैं हमेशा महसूस करती रही। मैंने ठान लिया, किरण को वो सब दूंगी जो मुझे नहीं मिला। प्यार, समझ, हिम्मत। ध्रुव एक जिम्मेदार पिता था। किरण जब रोती, वो पहले पहुंचता। जब वो हंसती, वो सबसे ज्यादा खुश होता। उसे देखकर मुझे समझ आया, एक अच्छा इंसान दुनिया में होता है, बस मिलने में देर लगती है। आंटी की डायरी मैंने संभाल कर रखी। एक दिन किरण को दिखाऊंगी, बताऊंगी कि जिंदगी में तूफान आते हैं, लेकिन टूटते नहीं वो जो खुद को थाम ले। विराज और वरुण का क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैंने उन्हें उस हाथ पर छोड़ दिया जो सबका हिसाब रखता है। मेरी जिंदगी अब मेरी थी, मेरे ध्रुव की, मेरी किरण की। उस छोटे से घर की जहाँ प्यार था, सम्मान था और एक सुकून था जो मैंने कभी नहीं जाना था। मैं मीरा, जो कभी टूट चुकी थी, जो बिखर चुकी थी, लेकिन आज अपनी बच्ची की आंखों में देखती हूँ और मुस्कुराती हूँ, क्योंकि हर टूटन के बाद एक नई शुरुआत होती है और यही जिंदगी है। तो दोस्तों, तो उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।